प्रधानमंत्री 13 से 15 जुलाई तक रहेंगे फ्रांस और यूएई की आधिकारिक यात्रा पर। फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पीएम मोदी 14 जुलाई को बैस्टिल डे परेड में बतौर सम्मानित अतिथि होंगे शामिल। भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी भी लेगी भाग। 15 जुलाई को पीएम यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ करेंगे बातचीत। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में भाजपा की 4 सदस्यीय टीम कोलकाता पहुंची। हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, लोकतंत्र हुआ शर्मसार। हिंसा पर विपक्षी महागठबंधन की चुप्पी को बताया रहस्यमय। राहुल गांधी और सीताराम येचुरी से पूछे सवाल। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बुलाई महत्वपूर्ण लोकसभा प्रवास योजना की बैठक। लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में पदाधिकारियों के अलावा कई अहम नेता भी शामिल। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की सूची। गुजरात से बाबूभाई जैसन भाई देसाई और केसरी देव सिंह जाला को बनाया उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल से पार्टी ने अनंत महाराज को उतारा। राज्यसभा के 10 सीटों के लिए 24 जुलाई को होगा मतदान। उत्तर भारत में भारी बारिश से आफत। दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने पिछले 45 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। बाढ़ प्रभावित इलाकों में धारा 144 लागू। उत्तराखंड में सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोकी गई केदारनाथ यात्रा। उत्तर प्रदेश अलर्ट। असम में भी स्थिति और गंभीर होने की आशंका। नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। क्लाइमेट फाइनेंस और री इमेजिंग कोऑपरेटिव्स पर होगी परिचर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इंडोनेशिया और थाईलैंड के 7 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। आसियान और विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में होंगे शामिल। सीरिया दौरे पर रहेंगे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट आज से डोमिनिका में। पिछले 24 साल में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का रहा है शानदार रिकॉर्ड। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई के बीच फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। पीएम 14 जुलाई को फ्रांस बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जहां भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी भी बैस्टिल डे परेड में हिस्सा लेगी। फ्रांस के दौरे के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति मैक्रों से औपचारिक बातचीत करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री के सम्मान में एक राजकीय भोज के साथ साथ एक निजी रात्रि भोज की मेजबानी भी करेंगे। प्रधानमंत्री का फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ साथ फ्रांस की सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से भी मिलने का कार्यक्रम है। वो फ्रांस में भारतीय प्रवासियों, भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओ और प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों के साथ अलग से बातचीत करेंगे। इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री की यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के लिए साझेदारी की रूपरेखा तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री 15 जुलाई को अबू धाबी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री अबू धाबी के संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ बातचीत करेंगे। भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और प्रधानमंत्री की यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विकास को और गति देने का काम करेगी। ये वैश्विक मुद्दों पर सहयोग पर चर्चा करने का भी अवसर होगा। विशेष रूप से यूएनएफसीसीसी के COP28 में यूएई की अध्यक्षता और भारत की G20 प्रेसिडेंसी के संदर्भ में, जिसमें यूएई एक विशेष आमंत्रित देश है। और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया है कि पीएम मोदी कल सुबह
फ्रांस और यूएई की यात्रा के लिए रवाना होंगे। पहले उनकी फ्रांस यात्रा होगी। प्रधानमंत्री कल पेरिस पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 13 और 14 जुलाई को फ्रांस में रहेंगे। ये प्रधानमंत्री की छठी फ्रांस यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी कल पहुंचने के बाद उसी दिन फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न और फ्रांसीसी सीनेट के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। Major official and ceremonial part of the visit will start on the 14th, which is with the Prime Minister's participation at the French National Day celebrations, Bastille Day. This is a very, very special gesture extended by France to Prime Minister Modi. As part of our participation in the Bastille Day celebrations, a large tri-services contingent from India will also participate in the Bastille Day parade, along with 3 Indian Air Force aircraft, which would also take part in the flypast after the Bastille Day celebrations. और भारत और फ्रांस 1998 में शुरू हुई रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी विशिष्ट अतिथि के तौर पर पेरिस में 14 जुलाई को होने वाली बैस्टिल डे परेड का गवाह बनेंगे। इस साल ये परेड इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय वायुसेना के 4 रफाल लड़ाकू विमान और 2 C-17 ग्लोब मास्टर्स परेड के दौरान फ्लाई पास्ट का हिस्सा होंगे। वहीं परेड में भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों की 269 सदस्यीय टुकड़ी भी फ्रांस की सेनाओं के साथ कदम ताल करती नजर आएगी। देखते हैं बैस्टिल डे परेड के साथ ही भारत फ्रांस सेनाओं के बीच 100 साल से भी ज्यादा पुराने संबंधों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया की सबसे पुरानी सैन्य परेड में से एक बैस्टिल डे परेड के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस तैयार है। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे बैस्टिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन 14 जुलाई 1789 को सैन्य किले और जेल के रूप में मशहूर बैस्टिल के पतन का प्रतीक है, क्योंकि इसी दिन क्रांतिकारियों की गुस्साई भीड़ ने बैस्टिल पर धावा बोल दिया था। गोलीबारी के बाद भीड़ बैस्टिल में घुस गई और वहां बंद मुट्ठी भर कैदियों को छुड़ा लिया था। ये फ्रांस की क्रांति के दौरान हुई महत्वपूर्ण घटना थी, जिसे राजशाही शासन के अंत के तौर पर देखा गया। इस घटना के करीब 90 साल बाद एक फ्रांसीसी राजनेता बेंजामिन रास्पेल ने 1880 में 14 जुलाई को गणतंत्र का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव रखा और संसद ने 6 जुलाई 1880 को कानून पारित कर दिया, जिसके बाद हर साल 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। साथ ही साल 1880 से हर साल 14 जुलाई को बैस्टिल डे परेड का भी आयोजन किया जाता है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार 2020 में परेड और भव्य समारोह का आयोजन नहीं हो सका था। इस साल का बैस्टिल डे परेड भारत के लिए कई मायनों में खास है। परेड में भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी की भागीदारी 100 साल से ज्यादा पुराने जुड़ाव के साथ दोनों सेनाओं और राष्ट्रों के बीच संबंधों का प्रमाण है। दोनों सेनाओं के बीच ये परस्पर संबंध प्रथम विश्व युद्ध से ही जारी है। वेलिंकर, शिवदेव सिंह, एच.सी. दीवान और जंबो मजूमदार जैसे कई भारतीयों ने 2 विश्व युद्धों के दौरान फ्रांस के आसमान पर भी जंग लड़ी है। एक्स डेजर्ट नाइट, गरुड़ और ओरियन जैसे उड़ान अभ्यासों के दौरान दोनों वायुसेनाओं के बीच पेशेवर संबंध मजबूत हुए हैं। भारतीय वायुसेना का राफेल विमान FASF के साथ उड़ान भर रहा है, जो दशकों से चली आ रही इस रणनीतिक दोस्ती को दिखाता है। दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में भी गहरे संबंध बने हैं। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण नौसैन्य शक्ति के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए भारत फ्रांस रणनीतिक संबंधों के विस्तार को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर हम आपको बता दें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर बहुत ही सख्त रुख अपनाया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो हिंसा के वीडियोस देखे हैं उस फुटेज को देखने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो विजेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनका तभी ऐलान किया जाएगा जब हम उस हजारों वीडियो फुटेज को देख लेंगे। और जो हजारों जो वीडियो फुटेज दिए गए हैं वो बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपे हैं। और उस वीडियो फुटेज के देखने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पर कहा है कि अब इस फुटेज को देखने के बाद ही जो विजेता है उसकी घोषणा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, चूंकि हम जानते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर बंगाल में बड़े पैमाने पर वहां पे हिंसा का तांडव हुआ था। कई लोग उन्होंने अपने जान वो अपने गवा बैठे थे इस चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई थी। और उसके बाद से हम जानते हैं कि बीजेपी की भी फैक्ट फाइंडिंग टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल और कोलकाता के दौरे पर है। वो लगातार आज, कल और परसों लगातार उन तमाम क्षेत्रों का दौरा करेगी। लेकिन इस सब के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला करते हुए ये कहा है कि जो हजारों वीडियो फुटेज उनको मिले हैं शुभेंदु अधिकारी की तरफ से, उस वीडियो फुटेज को देखने के बाद ही वो इस बात का फैसला करेंगे कि पंचायत चुनाव में किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसेनजीत इस वक्त लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। प्रसेनजीत, एक तरह से ये कहा जाए कि जिस तरह से बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई, उसके बाद से अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने रुख बहुत ही अख्तियार किया है, सख्त रुख अख्तियार किया है। और उसने ये कहा है कि फुटेज को देखने के बाद ही हम इस बात का फैसला करेंगे कि किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। बिल्कुल, देखिए ये जो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लोगों को बताया गया था कि आपकी जगह पे अगर किसी तरह का आपको लगता है कि कोई धांधली, लगता है कि किसी तरह की हिंसा, लगता है कि चुनाव मतदान और जो काउंटिंग दोनों दिन किसी तरह की कुछ भी हो रहा है, तो आपको ये फुटेज किसी फलाने नंबर पर भेजना है। और इसी तरह से शुभेंदु अधिकारी की तरफ से हजारों फुटेज जुगाड़ किया गया है। और अपने जो वकील है उनके थ्रू आज उन्होंने चीफ जस्टिस की बेंच के सामने ये रखे कि ये सारे फुटेज है, अब ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, आप अदालत को तय करना है कि ये जो चुनाव जिसके आरोप सब लोगों ने लगा रहे हैं कि ये पूरी तरह से एक हिंसा पीड़ित चुनाव हुए हैं। इसमें अपोजिशन को ना नामांकन भरने ठीक तरह से दिया गया है, ना प्रचार करने ठीक तरह से दिया गया है, ना काउंटिंग के समय पे उनकी काउंटिंग एजेंट को बैठने की कोई मौका दिया गया है। और बाद में भी आज भी हम इसमें कई सारे लोगों को मरते हुए देखा, जो पिछले 35 दिनों में आंकड़ा जो है 45 लोगों की मरने की खबर है। तो अदालत ये जो अदालत की तरफ से ये जो कहा गया है वो उसको बड़ी पैमाने पर हम सोच सकते हैं कि उनकी तरफ से स्टेट इलेक्शन कमीशन को देना, ये हलफनामा देने के लिए बताया गया है। बीएसएफ की तरफ से आज दिया गया है। बीएसएफ जो केंद्रीय बल की नोडल एजेंसी के हिसाब से रखा गया था, उनकी तरफ से दिया गया है। प्रदेश सरकार को एफिडेविट देने के लिए कहा गया है और केंद्र सरकार सरकार को भी एफिडेविट देने के लिए कहा गया है। और साथ ही में अदालत की तरफ से बताया गया है कि हमने ये सारे के सारे फुटेज देखेंगे और उसके बाद भी तय करेंगे। जैसे उन्होंने बताया, जो मैं बता रहा था कि उसके बाद ही जो जीते हैं उन उम्मीदवारों की फैसला किया जाएगा। बिल्कुल, अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। लेकिन यह बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है प्रसेनजीत की, जिस तरह से जो केंद्रीय जो बल वहां पे गए थे इस पूरे मामले को देखने के लिए और पंचायत चुनाव को देखने के लिए, उन्होंने भी पब्लिकली इस बात को कहा कि हमें उन संवेदनशील बूथों की कोई जानकारी नहीं दी गई। अगर हमें जानकारी दी गई होती तो शायद इस बड़े पैमाने पर जो हत्याएं हुई हैं, जो हिंसा हुई है, वो नहीं होती। देखिए, अगर आज जमा किया हुआ जो हलफनामा है उसकी आधार पे हम बताए, थोड़ा सा यह सूत्र के आधार पर है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि इसकी तरफ से बताया गया कि चुनाव के दिन रात को 2 बजे स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांगा गया है सेंट्रल फोर्स। तो कहना है, हलफनामा में यही कहना है कि जिस तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये आंखों में धूल देने की कोशिश किया गया, अदालत की जो राय की तरफ से, अदालत के राय के बावजूद भी जिस तरह से सेंट्रल फोर्स की बात कहा गया था कि पहले से जो सेंसिटिव बूथ है उसका लिस्ट दिया जाएगा, ये सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया, ये हलफनामा में बताया गया। और जो भी
जो भी थोड़ा बहुत कंपनी को भेजा गया उसको भी बैराक में रखा गया है, किसी जगह पे बूथों पे भेजा ही नहीं गया है। जहां तक हमारी सूत्र की हवाले से मैं बता सकता हूं कि ऐसा ही हलफनामा जो सेंट्रल फोर्स की नोडल एजेंसी बीएसएफ की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल। और साथ ही साथ प्रसेनजीत, हम जानते हैं कि इस पूरे मामले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत ही तल्ख टिप्पणी की थी चुनाव को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, और आपने भी उस दिन रिपोर्टिंग भी की थी, कि पंचायत चुनाव होने का मतलब ये नहीं कि आपको हिंसा करने का, वायलेंस करने का आपको सर्टिफिकेट और लाइसेंस मिल जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से लाइसेंस को, इसको लाइसेंस के हिसाब से इस्तेमाल किए हैं, और जिसको जिस तरह से माने अभी मेरे पास खबर है कि ऐसा, मान लीजिए कोई बीजेपी की तरफ से काउंटिंग एजेंट के हिसाब से गए थे, उनका घर तोड़ दिया गया। ऐसे किसी का इस रिश्तेदार बीजेपी की उम्मीदवार के हिसाब से चुनाव में जीता है, उनका घर तोड़ दिया। ऐसे हजारों शिकायत, और हमारी जो, आप जानते हैं हम लोग पत्रकारिता करते हैं, हमारे काफी व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं आजकल, ये आधुनिक पत्रकारिता की हिसाब से, और व्हाट्सएप ग्रुप में भर भर के शिकायत आने लगे हैं, भर भर के फुटेज आने लगे हैं। और मैंने मतलब इसमें कहां तक सही है गलत है ये अलग बात है, लेकिन शिकायत जिस तरह से आने लगे हैं और फुटेज जिस तरह से आने लगे हैं, और जिस तरह से फुटेज शुभेंदु अधिकारी की तरफ से अदालत के सामने पेश किया है, ये इससे साबित होता है कि अगर मान लीजिए कि माने थोड़ा बहुत भी इसमें हिंसा की थोड़ा सा अंदाजा है तो है, ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है। लेकिन जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि इतने शांतिपूर्ण निर्वाचन हमने कभी देखे ही नहीं है, तो अगर है तो इतने शिकायत क्यों है? कोई विधानसभा निर्वाचन में तो कोई शिकायत नहीं किए थे, लोकसभा चुनाव में तो किसी ने शिकायत नहीं किए थे, तो लोग क्यों कर रहे हैं? क्यों अपना टूटा फूटा घर की, टूटा फूटा किचन की जो फुटेज है, फुटेज सबको भेजकर रोते हुए लोगों की फुटेज हम लोगों को मिल रहा है। तो जो हिंसा वो अभी भी जारी है, प्रशासन की तरफ से कुछ भी कदम नहीं उठाया गया कि इस हिंसा को किस तरह से रोका जाए। बिल्कुल प्रसन्न जी, तो और यही सवाल कि एक तो प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, और दूसरी बात कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपने भी इस चुनाव को जिस तरीके से कंडक्ट कराना चाहिए था, उसने उस तरह से इंतजामात आपने भी नहीं किए। इंतजामात दूर की बात है, इंतजामात दूर की बात है, मतलब कुछ निगरानी रखने की थोड़ा बहुत काम भी प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से नहीं किया गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं किया गया। अच्छा, सीसीटीवी, हाईकोर्ट की तरफ से यह भी बताया गया कि जितने सारे सीसीटीवी फुटेज है, वो सारे के सारे सीसीटीवी फुटेज को संरक्षण किया जाए, और चुनाव की रिलेटेड जो कुछ भी दस्तावेज है सबको संरक्षण किया जाए जब तक फाइनल वर्डिक्ट ना किया जाता है। तो ये सीसीटीवी है ही नहीं तो फुटेज कहां से, कौन संरक्षण करेगा, ये तो हमें पता नहीं है। अगर 65,000 बूथ है तो उसमें से 90% जगह पर सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं। ऐसे में प्रसन्नजीत, अब जब अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी, कौन कौन से रिपोर्ट्स कलकत्ता हाईकोर्ट ने और किन से वो रिपोर्ट्स मांगी हैं? पहले हलफनामा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन से मांगा गया है, दूसरा राज्य सरकार से मांगा गया है, तीसरा केंद्रीय सरकार से मांगा गया है, और जो सेंट्रल फोर्स से मांगा गया था वो तो आज जमा हो ही गया है। तो ये जो दस्तावेज ये मांगा गया है हाईकोर्ट की तरफ से, और उसके बाद फिर सुनवाई और उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। और प्रसन्न, हम जानते हैं कि इस बीच जो बीजेपी की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग टीम है वो भी कोलकाता में है, और रविशंकर प्रसाद का हम पीसीबी सुन रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ये काला अध्याय है लोकतंत्र के लिए, जिस तरह से हत्याएं हुई हैं ये शेम है, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से लेफ्ट के राज में जिस तरह से हिंसाएं होती थी उसकी भी हदें पार कर दी टीएमसी ने। इसमें मैं कहूंगा कि हदें पार करने की बात नहीं है, तरीका बदल गया है, हिंसा की तरीका बदल गया है। लेकिन हिंसा जो 1998 में भी हम देखे थे, जो 2003 में भी, मैं एक बात बताता हूं आपको कि 2003 की चुनाव में, पंचायती चुनाव में, इसी तरह से ममता बनर्जी की तरफ से शिकायत किया गया था कि उनके जो मतलब उनके जो कैंडिडेट्स है उसे ये नहीं अपना जो नॉमिनेशन है वो देने नहीं दिया जा रहा है। तो उस वक्त
अभी देहांत हो गया। सीपीआईएम का प्रदेश संपादक हुआ करता था अनिल विश्वास, उन्होंने मेरे मौजूदगी में और सारे पत्रकारों की मौजूदगी में कहा था कि अगर उनका कोई उम्मीदवार नहीं है तो ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है कि उनका उम्मीदवार ढूंढ के दे। आप इसी जगह पे अनिल विश्वास की जगह पे ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी को बैठा दीजिए, ये 2023 में, क्या उन्होंने इस तरह की बयान नहीं दिए हैं? इसी तरह के बयान उन्होंने 2018 में दिए हैं, 2023 में भी दिए हैं। तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी इन लोगों का है। और जिस तरह से ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का कानून को वाम मोर्चे ने बना के गए थे, इसको पूरी तरह से नपुंसक बना के गए थे, और उसी का फायदा आज तृणमूल कांग्रेस उठा रहा। तो इसमें मैं कोई अंतर नहीं कर रहा हूं वाम मोर्चे और तृणमूल कांग्रेस के बीच में। उसी वक्त वाम मोर्चे कहता था कि ऑपोजिशन को लोग नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो रो रहे थे। आज तृणमूल कांग्रेस कह रहे थे कि उनको लोग नहीं मिल रहा है, इसीलिए रोने की इस नाटक कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में प्रसेनजीत, बीजेपी ने यह भी कहा है कि जिस तरह से मुखालफत, जिस तरह से विरोध बाकी पार्टियों को, वहां जो विपक्षी पार्टियां उनको करना चाहिए, कांग्रेस को करना चाहिए, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है ग्राउंड जीरो पे। हाँ, इसमें तो पटना से बेंगलुरु का कहानी बताना पड़ेगा फिर आपको कि ये पटना में क्या सोच के गई थी ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी और खड़गे साहब, राहुल गांधी साहब, और क्या सोच के वो बेंगलुरु जाएंगे, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी वो अपने तरफ से जितना कुछ हो सके करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी नेता खड़गे जी और राहुल गांधी जी क्या सोचेंगे, क्या बंगाल के बारे में तो एक बयान भी नहीं दिया, ना सीताराम येचुरी की तरफ से हमको कोई बयान सुनने को आया है। तो इसीलिए जो कुछ भी बंगाल के लोगों को रक्षा करने की जिम्मेदारी वो बीजेपी के ऊपर ही आप चुके हैं, और बीजेपी की तरफ से जो कुछ संभव है वो करने की कोशिश किया जा रहा है। जब 20 जुलाई को प्रसेनजीत इस पर सुनाई होगी, अगर उन वीडियो फुटेज के आधार पर हाईकोर्ट को लगेगा कि नहीं इन बूथों पे, इन जगहों पर चीजें जो हैं वायलेंस के तरीके से जीती गई हैं, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि हाईकोर्ट एक बार फिर से उन तमाम बूथों पर, उन तमाम जगहों पर री इलेक्शन करने का फैसला दे सकता है? देखिए, इसमें मैं जानता नहीं हूं कि कहां तक कानून हाईकोर्ट को इस तरह की छूट दे के रखे हैं, लेकिन कम से कम जो दबाव स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर देना चाहिए, हाईकोर्ट की तरफ से पहले भी दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले भी दिया गया। लेकिन अगर ये इस तरह की, जैसे ये भी आरोप है कि कई जगह पर किसी दूसरे पार्टी की, चाहे वो बीजेपी की हो या चाहे आईएसएफ की हो, किसी दूसरे पार्टी के उम्मीदवार जीत गए हैं, लेकिन उसको जो जीतने का सर्टिफिकेट तो नहीं दिया गया। तो इस तरह की जो कई तरह के आरोप है, जीतने की सर्टिफिकेट दे दिया गया तृणमूल कांग्रेस को, या किसी जगह पे जीत बनने की कगार पर पहुंच गए हैं बीजेपी की कोई उम्मीदवार, तो उसमें वहां पे जो बैलेट पेपर है वो फाड़ के फेंक दिया गया। तो कई सारे चीजों के ऊपर हाईकोर्ट को सोचना पड़ेगा, हमन करना पड़ेगा। उसके बाद हाँ, हाईकोर्ट के पास अगर दिन घोषणा या पूरी तरह से ये डायरेक्शन देने की अगर कोई ना भी हो कि आप पुनर्चुनाव करें, लेकिन कम से कम स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव वो डाल सकते हैं, इसका उम्मीद सब लोगों की है। ऐसे में प्रसेनजीत, बहुत से लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि आज जब हम आपसे इस तरह की बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त बंगाल के बाकी हिस्सों में क्या कुछ हालात हैं, किस तरह के चुनाव के बाद के हालात अब कैसे हैं वहां पे? देखिए, पहले तो ये बता दूं कि कई हजार लोग अपने गांव छोड़ के भाग चुके हैं। इन बांग्ला में इसको कहते हैं घर छाड़ा, मतलब घर छोड़ के भाग गए हैं। ये 2021 की चुनाव के बाद भी पोस्ट पोल वायलेंस में हमने देखे, और इस बार भी हम देखे हैं कि कई सारे लोग ऑपोजिशन पार्टी के, खासतौर से मेन ऑपोजिशन बीजेपी के, वो भाग गए हैं और किसी अपने रिश्तेदार के घर शेल्टर लिए हैं, नहीं तो अपने पार्टी ऑफिस के आजू बाजू में किसी सेफ हाउस में वो शेल्टर लिया है। और कुछ लोग ऐसा भी है जो कुछ बिहार अलीपुर द्वार की डिस्ट्रिक्ट है, आसाम से सटा हुआ, वो आसाम में जाके वहां पे शेल्टर लिया, वहां की सरकार उनकी देखभाल कर रहा है। यही स्थिति है। इसको अगर आप सामान्य स्थिति कहेंगे, आप तो फुटेज भी दिखा रहा है, ये आज सुबह का फुटेज है। तो इसी तरह से सब जगह पे चल रहा है, और लोग किसी तरह से अपने जान माल बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो स्थितियां प्रतिकूल हैं, और जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार, जो प्रशासन है, वो जिस तरह से देखा, आपने वीडियो फुटेज में भी देखा किस तरह से वहाँ बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को कोलकाता से हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और इस सबके बीच आज पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए भाजपा की 4 सदस्यीय जांच टीम रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में कोलकाता पहुंची। इस दौरान भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा शर्मसार करने वाली है और ये लोकतंत्र की हत्या है। जो बंगाल के ग्राम पंचायत के चुनाव में जो हिंसा हुई है, जो हत्या हुई है, लूट हुई है बैलेट पेपर्स की, बैलेट बॉक्सेस की, जो लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा पाप हुआ है, सिन विद डेमोक्रेसी, इसकी जांच के लिए 5 हमारे सम्मानीय एमपीज के साथ मेरे कन्वीनरशिप में बंगाल भेजा है। और वहीं भाजपा नेता ने बंगाल के लोगों का आभार जताते हुए भविष्य के लिए लड़ाई जारी रखने की बात कही। ये पूरा चुनाव बहुत ही शर्मनाक रहा है, लेकिन हम बंगाल के लोगों को एक आश्वस्त करना चाहते हैं। आपने हमें जो 10,000 मेंबर जिताया है, उसके लिए, आपके सहयोग के लिए आपका हम प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बीजेपी लड़ेगी, बीजेपी आपके साथ खड़ी रहेगी और जो लोकतंत्र शर्मसार हुआ है, इस पर हम सुनहरी सुबह जरूर आएगी, हमें पूरा विश्वास है और यहां की जनता जागेगी। और पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जारी हिंसा को लेकर मंगलवार को मतों की गिनती के दौरान भी देखने को मिली हिंसा। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण चुनावों के वोटों की गिनती के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले में एक केंद्र के बाहर हिंसक झड़प हो गई। हिंसा में गोली लगने से आईएसएफ के 2 कार्यकर्ताओं सहित 3 लोगों की मौत की खबर है। तृणमूल और आईएसएफ के बीच हुए संघर्ष के दौरान गोली लगने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक घटना देर रात की है, जब आईएसएफ के सदस्यों ने कथित तौर पर भांगड़ में मतगणना केंद्र के बाहर बम फेंके और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आईएसएफ ने इस हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि तृणमूल ने आरोपों को खारिज किया है। घटना से इलाके में भारी तनाव है। मौके पर देर रात से ही भारी पुलिस बल तैनात हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा ग्रामीण चुनावों की घोषणा के बाद से ही भांगड़ में तनाव बना हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मंगलवार को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर उतारने का पूर्वाभ्यास किया। इसरो की ओर से ट्वीट में बताया गया कि लॉन्च की पूरी तैयारी और प्रक्रिया का डमी रूप में 24 घंटे का पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसरो चंद्रयान के तीसरे मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई को दोपहर बाद 2:35 पर लॉन्च करेगा। उल्लेखनीय है कि इसरो ने 5 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से जोड़ा था। मिशन की जानकारी साझा करते हुए चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने पिछले महीने कहा था कि चंद्रयान 2 की विफलता से सबक लेते हुए इसरो इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, जिसका मकसद चांद की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग कराना है। मिशन इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करेगा। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका मकसद इंटरप्लैनेटरी मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित करना है और प्रदर्शित करना है। लैंडर में एक निर्दिष्ट चंद्र स्थल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो अपनी गतिशीलता के दौरान चांद की सतह का इन सीटू रासायनिक विश्लेषण करेगा। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।